हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपकी अपने YouTube चैनल टेक्नो क्लासेस पे स्वागत है। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। हम लोग जानते हैं कि हम लोग विज्ञान की पिछली वीडियो में जो है धारा के विषय में पढ़ रहे थे, समांतर और श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ा था। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था वैद्युत ऊर्जा के बारे में, फिर वैद्युत ऊर्जा के कुछ नियम लिखे थे और उसके बाद हम लोगों ने वैद्युत ऊर्जा को धारा, विभवांतर और समय, विभवांतर और धारा के पदों में लिखे थे। उसी के बाद आज हम लोग बात करेंगे वैद्युत ऊर्जा धारा तथा प्रतिरोध के पदों में किस प्रकार से होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए, वैद्युत ऊर्जा धारा तथा प्रतिरोध के पदों में किस प्रकार से हम लिखेंगे। यदि किसी चालक में प्रतिरोध R ओम हो तब W बराबर VIT, इसके पहले हम लोगों ने एक समीकरण बना लिया था। अब हम सब जानते हैं कि अगर हम ओम साहब का नियम बात करें, ओम के नियमानुसार ओम के नियम से होता है V बराबर IR। क्या सही बात है? बिल्कुल सही बात है। अब हम W बराबर यहाँ लिख सकते हैं, V के जगह क्या लिख दें? IR। तो V के जगह जैसे ही IR रखेंगे तो IR ये हो गया V के जगह, IT ये हो गया आपका इस अलग से। अब W बराबर हो जाएगा I और I स्क्वायर और R इंटू T। तो ये एक फार्मूला बन गया R के पदों में, R मतलब ठीक है, हो गया। अब इसके बाद हम लोग इसको जो है विभवांतर और प्रतिरोध के पदों में कैसे लिखेंगे ये देख लेते हैं। धारा I को हटा देंगे। तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे, तीसरे नंबर पे बात करें तो वैद्युत ऊर्जा धारा नहीं, विभवांतर तथा प्रतिरोध के पदों में, किस पदों में? प्रतिरोध के पदों में। ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से। ओम के नियम से फिर अगर देखें, ओम के नियम से हम अगर देखें तो हम जानते हैं I बराबर अगर V बटे R भी तो लिख सकते हैं। देखिए, जैसे V बराबर IR होता है तो अगर हम I को इसी साइड रहने दें तो R को भेजें तो V बटे R होगा, V बटे R होगा। अब हम लोग क्या करें, इस फार्मूले में जो V है, I है, I के जगह क्या लिख दें? ठीक है, लिख देते हैं। तो W बराबर, ध्यान से देखिएगा, अच्छा इसमें भी रख सकते हैं तो इसमें ही रख देते हैं हम लोग VIT। तो V तो ठीक है, I नहीं लिखेंगे, I के जगह क्या लिख देंगे? V बटे R और ये T। कोई दिक्कत? तो हमने I के जगह क्या रख दिया? तो W बराबर क्या मिलेगा? V स्क्वायर बटे R इंटू, ये हो गया एक और फार्मूला। बात समझ में आई है? तो इतने फार्मूले आप जान गए, अब इसको नोट कर लीजिए। अच्छा, इतने बराबर जूल जरूर लिखिएगा, क्योंकि ऊर्जा है, ऊर्जा का मात्रा क्या होगा? जूल होगा। अब इसी के आगे चर्चा होगी, इतना जल्दी से नोट कर लीजिए आप लोग। आइए अब हम लोग सीखेंगे एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को समझने से पहले थोड़ी सी एक बात समझिएगा कि जैसे मान लीजिए कि ये कोई चालक तार है, इस प्रकार का कोई चालक तार है। इस चालक तार में मान लीजिए कि 1 वोल्ट का विभवांतर है। क्या है? 1 वोल्ट का विभवांतर है। ये कोई चालक तार है और इसमें 1 वोल्ट का विभवांतर है और हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को, कितने इलेक्ट्रॉन को? एक इलेक्ट्रॉन को, कितने इलेक्ट्रॉन को? एक इलेक्ट्रॉन को एक सिरे से, अर्थात यहाँ से एक सिरे से दूसरे बिंदु तक, अर्थात एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाएंगे। ध्यान सुनिएगा, इस तार में वोल्ट कितना है? विभवांतर 1 वोल्ट। और एक इलेक्ट्रॉन को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में हमको काम करना पड़ेगा कि नहीं? वही काम ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है। बहुत सरल सी बात है। अब आइए देख लेते हैं हम लोग कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्य अथवा ऊर्जा का एक बहुत छोटा सा मात्रक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्य और ऊर्जा का सब बहुत छोटा सा मात्रक है। कौन? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको इस्तेमाल में हम लोग E और V के रूप में इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है या वह कार्य है जो कि किसी इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया जाता
है। जैसा कि हमने बताया कि एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में जो काम होता है, जो कार्य होता है, उसी कार्य को ही हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलते हैं। जबकि उन बिंदुओं के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर हो, उन बिंदुओं के बीच कितना विभवांतर हो, 1 वोल्ट का विभवांतर हो, तब कार्य W बराबर EV हो जाएगा। क्या हो जाएगा? EV, जहां E क्या है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम इतना होता है। तो अगर ये E के जगह इतना और वोल्ट यानी विभवांतर के जगह अगर हम 1 रख दें, क्या रख दें? तो W बराबर इतना 1.6 × 10⁻⁻19 और गुणित 1 गुणा करेंगे तो यही आएगा 1.6 × 10⁻⁻। W है, W यानी कार्य, कार्य का मात्रक जूल। तो इस प्रकार से हमको 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1 EV बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 जूल प्राप्त होता है। उम्मीद है कि आपको 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट समझ में आया होगा। नोट डाउन कर लीजिए इसको। देखिए, वैद्युत धारा का उष्मी या तापीय प्रभाव के विषय में अब हम लोग चर्चा करने वाले हैं। वैद्युत धारा का उष्मी तथा तापीय प्रभाव ये क्या है, पहले तो बहुत ध्यान से समझिएगा, उसके बाद आपको ये चीज़ तुरंत समझ में आने वाली है। जैसे आप लोग सभी ने देखा होगा कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उस चालक तार का जो है आपने देखा होगा हीट जो है, तापमान थोड़ा सा धीरे धीरे बढ़ने लगता है, अर्थात वो गर्म हो जाता है। जैसे कोई भी तार होता है तो तार में जब विद्युत धारा बहती है तो तार क्या होता है? गर्म हो जाता है। इसी को हम वैद्युत धारा का उष्मी या तापीय प्रभाव कहते हैं। देखिए, जैसे कि हम बात करें, जब किसी तार में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो तार गर्म हो जाता है, इसे वैद्युत धारा का उष्मी प्रभाव या तापीय प्रभाव कहते हैं। अर्थात होता क्या है कि जब किसी कंडक्टर में अर्थात चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, विद्युत धारा प्रवाहित होने का मतलब इलेक्ट्रॉन का गमन, इलेक्ट्रॉन गमन करते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करके चलते हैं तो होता क्या है, वो परमाणुओं से टकराते रहते हैं। जब टकराते हैं तो वो अपनी ऊर्जा उनको देते रहते हैं, अर्थात कुछ ऊर्जा जो है उसमें प्रवाहित हो जाती है, जिसकी वजह से परमाणुओं में धीरे धीरे ऊष्मा जो है बढ़ने लगती है और धीरे धीरे पूरे सामूहिक जो तार है, तार में ही तापमान देखने को मिलता है। अब इसका यूज किया गया, हम लोगों ने इसका उपयोग करके किसी विभिन्न प्रकार के अपने कुछ साधन बनाए, जैसे कि हीटर हो गया, हीटर आपने देखा होगा, विद्युत इस्त्री देखा होगा। इन सभी का प्रयोग इसी सिद्धांत पर किया जाता है। ये सिद्धांत क्या है भैया? हमने क्या कहा कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उस तार का तापमान बढ़ने लगता है, अर्थात बढ़ जाता है। इसी घटना को ही हम लोग क्या बोलते हैं? वैद्युत धारा का उष्मी प्रभाव। अब इसका मापन कैसे करेंगे ये देख लेते हैं। चालक में उत्पन्न ऊष्मा की माप, चालक में उत्पन्न ऊष्मा की माप कैसे करेंगे? मान लीजिए कि किसी चालक तार का प्रतिरोध R ओम है और इसमें विभवांतर V, धारा I और ये T समय के लिए प्रवाहित हो गया। जब T समय के लिए प्रवाहित होगा तो इसके पहले हमने वैद्युत ऊर्जा पढ़ा था, तो वैद्युत ऊर्जा V बराबर क्या होता है? VIT। W बराबर VIT, जहाँ V क्या है? विभवांतर, I क्या है? वैद्युत धारा, T क्या है? समय। यानी T समय के लिए धारा I और विभवांतर वोल्ट V पर प्रवाहित होती है। तब हम जानते हैं, यहाँ से अगर हम लोग बात करें कि जो वैद्युत धारा का उष्मी प्रभाव या तापीय प्रभाव है, इसको हम लोग कैलोरी में मापते हैं। ऊष्मा का मात्रक कैलोरी आप लोग जानते ही होंगे। अब देखिए, कैलोरी, 1 कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल। 1 कैलोरी बराबर कितना? 4.2 जूल। तो 1 जूल बराबर क्या होगा? 1/4.2 कैलोरी। अब अगर हम W जूल की बात करें तो W जूल बराबर W/4.2 जूल। अब इसके पहले हम लोगों ने W बराबर VIT पढ़ा था कि नहीं? W बराबर क्या पढ़ा था? तो हमने कहा कि भैया W बराबर इतना जूल, यानी कि W जूल बराबर इतना कैलोरी। तो इसी को तो भैया हम लोग हीट बोलते हैं ना। हीट क्या है? ऊष्मा ही तो है। तो H बराबर क्या होगा? W/4.2 कैलोरी। अब हमने क्या किया? W का मान रख दिया। W का मान कितना?
तो VIT बटे कितना हो गया, तो ये हीट हो गया। इतना हीट का एक फार्मूला हम लोगों को प्राप्त हो गया कि H यानी ऊष्मा बराबर हम लोग लिख सकते हैं VIT बटे 4.2 कैलोरी। बात समझ में आई है? फिर से समझ लीजिएगा कि भैया वैद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या है कि जब भी किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उस चालक तार का तापमान बढ़ने लगता है। इसी घटना को ही हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। बहुत सिंपल सा है, बात समझ में आया? ठीक है, लिखिए। उत्पादन के जूल के नियम हम लोग इसके बाद सीखने वाले हैं कि ऊष्मा उत्पादन के जूल के नियम किस प्रकार से हैं। देखिए, अभी इसके पहले एक हीट वाला जो है हमने एक फार्मूला लिखा था। हीट वाला फार्मूला हमने क्या लिखा था, H बराबर क्या लिखे थे, जरा सा बताइएगा। तो H बराबर लिखा था VIT बटे 4.2 कैलोरी, ये लिखे थे क्या। अभी इसके कुछ देर पहले हम लोगों ने इसका भी हमने क्या पढ़ा कि H बराबर VIT बटे 4.2 कैलोरी ये होता है। बोर्ड पर सभी ध्यान से देखें। अब H बराबर अगर हम लिखें तो यदि हम लोग जो है I के जगह ध्यान समझिएगा, I के जगह चूंकि I बराबर, देखिए ओम के नियम से हम जानते हैं V बराबर IR होता है। अगर I का मान निकालें तो V बटे R बराबर I, तो I के जगह अगर हम लोग V बटे R रख दें, क्या रख दें, V बटे R इंटू T तो पहले से है, बोलिए, और ये 4.2। अब ये V और V कितना हो गया, H बराबर V स्क्वायर T बटे R 4.2 R, इतना हो गया। यदि हम लोग इसी को और दूसरे प्रकार से लिखें, यदि हम लोग जो है V का मान रख दें, तब यहाँ V का मान क्या है, तो V का मान इसमें रख दे तो देखिए H बराबर VIT, तो V के जगह क्या रख दें, IR, और पहले से IT है तो I और T और बटे 4.2। अब देखिए I और I स्क्वायर RT और बटे 4.2 जूल कैलोरी, इतनी कैलोरी बराबर होता है। ठीक है, जूल क्या है, जूल ऊर्जा का मात्रक है, तो ऊष्मा भी एक प्रकार की ऊर्जा ही है, तो लेकिन उसको हम लोग दूसरे पदों में ही व्यक्त करते हैं। देखा जाए कैलोरी और जूल दोनों संबंधित हैं। किस प्रकार से, एक कैलोरी में कितना जूल होता है, 4.2 जूल होता है। ठीक है, अब जरा सा नियम देखिए, यदि हम लोग जूल साहब का नियम देखें, जूल वैज्ञानिक थे, उन्होंने नियम दिया था। नियम क्या दिया था, 3 नियम इस प्रकार से दिया, बोर्ड पेपर में पूछता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि वैद्युत धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है कौन, ऊष्मा का उत्पादन। जो ऊष्मा उत्पादित होगा, ऊष्मा H जो निकलेगा, देख रहे हैं ना, H I स्क्वायर RT लिखा, यदि R और T नियत हो जाएं, क्या हो जाए, नियत हो जाए, अर्थात इनका मान न बदलें, स्थिर हो जाए। तो हमने कहा कि यदि R व T स्थिर हो जाए, एकदम निश्चित हो जाए, तब ये अगर दोनों निश्चित हो गए तो H जो है I स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती होगा कि नहीं। ये निश्चित हो जाए, नियत हो जाए कि इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे ये, तब धारा बढ़ेगी तो H भी बढ़ेगा। यानी कि धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है कौन, ऊष्मा। कौन, ऊष्मा। दूसरे नियम में देखें कि R जो है ये प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती है। यदि I और T को, यदि IT को क्या करा जाए, स्थिर रख दिया जाए, IT को क्या करें, स्थिर रख दिया जाए, तो ये किसके जो है क्या बराबर होगा, देखो भैया, I को और T को स्थिर कर दें। अब I और T को स्थिर कर दें। स्थिर करने का मतलब है कि उनके मान में कोई चेंज ना हो, जितना हो निश्चित हो जाए कि इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे। तो अब प्रतिरोध बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ेगा, प्रतिरोध बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ जाएगा, कौन, ऊष्मा। तीसरा नियम है समय T के अनुक्रमानुपाती। यदि I व R स्थिर हो जाए, I और R प्रतिरोध और धारा निश्चित कर दे, तो ज़्यादा समय के लिए ज़्यादा ऊष्मा उत्पादन होगा, ज़्यादा समय के लिए धारा भेजेंगे तो ज़्यादा ऊष्मा का उत्पादन होगा। तो इस प्रकार से ये तीनों नियम किसके नियम है,
उष्मा उत्पादन के जूल के नियम। यह बोर्ड पेपर में करीब करीब 3 नंबर का आता है, इसलिए इसको बड़ा ध्यान से याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसको नोट करिए, फिर आगे बताते हैं और आपको। देखिए, वैद्युत शक्ति के विषय में अब हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि वैद्युत सामर्थ्य अथवा वैद्युत शक्ति किसे कहते हैं। इलेक्ट्रिक पावर के विषय में हम लोग जानेंगे। अब जरा सा ध्यान से सुनिएगा। इसके पहले हम लोगों ने वैद्युत ऊर्जा के विषय में पढ़ा था। वैद्युत ऊर्जा के विषय में हमने पढ़ा था कि जब किसी चालक तार में आवेश को या एक इलेक्ट्रॉन को एक स्थान से, एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित करने में जो काम करना पड़ता है, यानी जो काम करना पड़ता है, उसी को हमने क्या कहा था, वैद्युत ऊर्जा कहा था। यानी कि एक सिरे से दूसरे सिरे तक आवेश को ले जाने में जो ऊर्जा व्यय होती है, जो ऊर्जा व्यय होती है, खर्च होती है, उसी को हम वैद्युत ऊर्जा बोलते हैं। अब वैद्युत ऊर्जा तो ठीक, अब वैद्युत ऊर्जा जो व्यय हो रही है वो किस दर से व्यय हो रही है, किस दर से व्यय हो रही है, उसी दर को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, वैद्युत शक्ति या वैद्युत सामर्थ्य बोलते हैं। परिभाषा अगर देखी जाए तो किसी वैद्युत परिपथ में वैद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर को ही क्या बोलते हैं, वैद्युत सामर्थ्य या वैद्युत शक्ति बोलते हैं। किसी परिपथ में वैद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर, जिस दर से व्यय होगी ऊर्जा, उसी को क्या बोलेंगे, वैद्युत शक्ति बोलेंगे। ठीक है, अब वैद्युत शक्ति बराबर होता है, अर्थात सामर्थ्य बराबर होगा ऊर्जा बटे समय, ऊर्जा बटे समय। P, इसे हम P से प्रदर्शित करते हैं, P फॉर पावर, पावर मतलब शक्ति। अब P बराबर क्या होता है, W बटे T। अच्छा, एक बात याद रखिए, एक बात जरा सा बोर्ड पर सभी देखेंगे। अब ये P जो है, P बराबर W बटे T। अब एक बात बताओ, का ऊर्जा है, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल, ऊर्जा का मात्रक। तो ये हम लोग जो है यहाँ पर जूल लिख देंगे, क्या लिखेंगे, और बटे समय, समय का मात्रक सेकंड। अब देखा जाए तो शक्ति का जो है, वैद्युत शक्ति का मात्रक क्या मिला, बताइए, मात्रक क्या मिला, जूल प्रति सेकंड मिला। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, इस जूल प्रति सेकंड को कहा जाता है वाट। क्या कहा जाता है, वाट। इसे वाट कहते हैं, क्या कहते हैं, वाट कहते हैं। क्या बोलते हैं, किसे, जूल प्रति सेकंड को ही क्या कहा जाता है, वाट कहते हैं। क्या बोलते हैं, वाट। तब हम लिख सकते हैं P बराबर W बटे T वाट। क्या, वाट। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, जब आप बल्ब लेते हैं या कोई भी पंखा या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान लेते हैं तो उसमें कहता है कि 10 वाट का है, 20 वाट का है, 50 वाट का है। तो वो क्या बताता है, उसकी शक्ति को बताता है, उसको क्या बताता है, शक्ति को बताता है कि भैया ये 10 वाट का पावर लेगा, अर्थात 10 वाट का ये कार्य दे सकता है आपको। ठीक है, यही है कि सर जी ये वाट है क्या चीज। ठीक है, ये वाट क्या चीज है। अब देखिए, जूल प्रति सेकंड को ही तो वाट कहते हैं। अब वाट की परिभाषा अगर आपसे पूछी जाए तो वाट की परिभाषा क्या होगी, जरा सा देख लीजिए सभी बच्चे। वाट की परिभाषा अगर देखी जाए, वाट क्या, वाट की परिभाषा देखी जाए तो अब एक बात देखिएगा, परिभाषाएं आप खुद स्वयं भी बना सकते हैं। जरा सा बोर्ड पर देखिएगा ध्यान से। P बराबर हम क्या देखे हैं, P बराबर W बटे T लिखे हैं। यदि T बराबर हम 1 सेकेंड मान लें, ठीक है, क्या 1 सेकेंड मान ले, और W 1 जूल हो, कितना हो, 1 जूल हो, तो P बराबर हमको मिलेगा क्या, ध्यान से बोर्ड पे देखिएगा, 1 जूल बटे 1 सेकेंड, यही तो मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो P बराबर 1 जूल प्रति सेकेंड, 1 जूल प्रति सेकेंड। 1 जूल प्रति सेकेंड को क्या कहते हैं, जूल प्रति सेकेंड को क्या कहते हैं, 1 वाट कहते हैं। क्या बोलते हैं, 1 वाट कहते हैं। तो यहाँ से हमको परिभाषा क्या मिली कि यदि किसी परिपथ में 1 जूल कार्य करने में 1 सेकेंड का समय लगे तो उस परिपथ में या उस जो है उपकरण की शक्ति कितनी कहलाएगी, 1 वाट कहलाएगी। यदि किसी
परिपथ में, यदि किसी परिपथ में, देखिएगा यहाँ पर हमने लिखा किसी वैद्युत परिपथ में वैद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर क्या कहलाती है? वैद्युत सामर्थ्य या शक्ति कहलाती है। अब शक्ति सामर्थ्य के ही अनुसार अगर हम लोग बात करें कि यदि किसी परिपथ में 1 जूल ऊर्जा जो है व्यय होने में, 1 जूल ऊर्जा व्यय होने में कितना समय लगे? 1 सेकंड का समय लगे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? 1 वाट बोलेंगे। समझ में आया कि यदि किसी वैद्युत परिपथ में 1 सेकंड में 1 जूल ऊर्जा व्यय हो तो उस परिपथ की शक्ति क्या कहलाएगी? ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई बल्ब है, अब बल्ब 1 सेकंड में 1 जूल ऊर्जा खर्च करता है, तो इसका मतलब उसकी शक्ति 1 वाट होगी। ऐसे ही आपने देखा होगा कि जो बल्ब आपके घर पे लगे होंगे 10 वाट के, 15 वाट के, 9 वाट के लगे हैं ना, तो इसका मतलब कि वो इस वाट के दर से जो है विद्युत क्या है खपत करते हैं। ठीक, वाट के विषय में फिर से अगर हम लोग चर्चा करें तो वाट जो होता है, हमने अभी पढ़ा कि किसी वैद्युत परिपथ में ऊर्जा के व्यय होने की दर को हम लोग क्या बोलते हैं? वैद्युत शक्ति बोलते हैं। किसी वैद्युत परिपथ में ऊर्जा के व्यय होने की दर क्या कहलाती है? वैद्युत शक्ति कहलाती है। वैद्युत शक्ति को हम P से प्रदर्शित करते हैं। P बराबर क्या होता है? W/T। जो वैद्युत शक्ति है उसका मात्रक जूल प्रति सेकंड होता है, जिसे क्या कहते हैं? वाट कहते हैं। वाट क्या है जरा सा देखिएगा कि यदि किसी वैद्युत परिपथ में 1 जूल प्रति सेकंड की दर से ऊर्जा व्यय हो रही हो तो उस परिपथ की शक्ति 1 वाट होगी। अर्थात किसी परिपथ में ऊर्जा के व्यय होने की दर अगर 1 जूल प्रति सेकंड है, यानी 1 सेकंड में 1 जूल ऊर्जा व्यय हो, किसी परिपथ में अगर 1 सेकंड में कितनी जूल ऊर्जा व्यय हो? 1, बात समझ रहे हैं? अगर 1 सेकंड में 1 जूल ऊर्जा व्यय हो रही है तो इसका मतलब उसकी शक्ति क्या होगी? 1 वाट होगी। बात समझ में आया? देखिए जरा सा इसके पहले हम लोगों ने वैद्युत शक्ति के विषय में से पढ़ने से पहले एक वैद्युत ऊर्जा भी तो पढ़े थे सर जी। W बराबर VIT होता है। क्या होता है? VIT। और इसमें अभी फार्मूला हमने लिखा P बराबर W/T वाट। यही तो लिखा हमने, यही ना लिखा। अब देखो W बराबर हमें क्या पता है? VIT। तो W बराबर हम लिख सकते हैं VIT और पहले से एक T है और इतना वाट। अब ध्यान से देखो, T से T कैंसिल, तो P बराबर एक फार्मूला मिला कितना? VI वाट। इसको याद रखना, ये फार्मूला यूज होगा अभी जब हम न्यूमेरिकल हल करेंगे तब। ठीक है, अब इसको और किन पदों में लिख सकते हैं जरा सा ध्यान से देखिएगा बोर्ड पर। हम जानते हैं कि I बराबर क्या होता है बताइए? I बराबर होता है, देखो V बराबर IR होता है, V बराबर IR होता है। यहाँ देख लो V बराबर IR होता है, तो यहाँ से हम अगर I निकालें तो V/R बराबर I होगा। तब ध्यान से इसमें देखिएगा, इसमें इस सूत्र को ही हम लोग फिर से लिखेंगे। P बराबर VI है, P बराबर, तो P बराबर V नहीं, V तो ठीक है, V लिख दीजिए। I नहीं, I के जगह क्या लिख सकते हैं? V/, तो P बराबर क्या मिला? V²/R। इतना वाट। एक और फार्मूला मिल गया हमको। अब यहाँ से एक फार्मूला और बना सकते हैं। कौन सा? देखिएगा बोर्ड पर। यहाँ हमने किसका मान निकाला? I का। यहाँ से हम लोग जो है R के पदों में रख सकते हैं क्या? अच्छा, V का मान रख सकते हैं क्या? V का, यहाँ से V का मान रख सकते हैं क्या? बिल्कुल रख सकते हैं। चलिए, P बराबर VI लिखा गया है ना। P बराबर और V बराबर, तो P बराबर V के जगह क्या रख दें? IR इंटू I पहले से है, तो P बराबर क्या हो जाएगा? I²। इतना वाट। ये भी एक फार्मूला मिल गया। तो ऐसे ही कई फार्मूले आपको मिलेंगे जो न्यूमेरिकल हल करने में काम आएंगे। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए आप सभी।